आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 3:30 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुछ। सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में 1 रोज की तोसी। हमास ने इजरायली फौजियों की रिहाई के बदले अपनी शराइत कर दी पेश। मुत्तहिदा अरब इमारात और अमरीकी सदर की गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। FBI ने PIA के 28 अकाउंट्स कर दिए मुंजमद। EASA का वफद पाकिस्तान में मौजूद। फ्लाइट सेफ्टी से मुतल्लिक मामलात का लिया जा रहा है जायजा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात। रियासत के 119 असेंबली हलकों में पोलिंग जारी। 3 करोड़ 20 लाख वोटर्स 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। और अब हवा की तब्दीली से निपटने की खातिर दुबई में कोप 28 सरबराह कॉन्फ्रेंस शुरू। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोजा दौरे पर वजीर आजम मोदी आज दुबई होंगे रवाना। और अब पेश है खबरों की तफसील। गजा में आज भी जंगबंदी जारी है। दोनों फरीकें ने जंगबंदी में मजीद 1 दिन की तोसी पर रजामंदी जाहिर की है। इस ज़मन में इजराइल ने एक बयान में जारी किया है और यरगमालियों की रिहाई के बदले जंगबंदी में तोसी की बात कही है। इजराइल की फौज ने ऐलान किया है कि हमास के साथ जंगबंदी यरगमालियों की रिहाई के अमल को जारी रखने के लिए सालसों की कोशिशों की रोशनी में और माहदे की शराइत के तहत जारी रहेगी। एक अलग बयान में हमास ने कहा है कि जंगबंदी में 7वें रोज की तोसी का माहदा तय पा गया है। जब दोनों फरीकीन गजा से इजरायलियों की रिहाई की नई फहरिस्त पर मुतफिक होने में नाकाम रहे थे, तब आखिरी घंटे तक जंगबंदी में तोसी का इम्कान सवालिया निशान बना हुआ था। 6 दिनों की जंगबंदी के दौरान दोनों फरीकों ने खवातीन और बच्चों को रिहा किया है। वाज़ेह रहे, हमास अब तक 97 यरगमालियों को रिहा कर चुका है, जिनमें 73 इजरायली और 24 गैर मुल्की है। वहीं इजराइल की जेलों से अब तक 210 कैदियों को रिहा किया गया है। बैनुल-अक़वामी सालिस जंगबंदी में तोसी के लिए काम कर रहे थे। इजराइल ने शुरू से ही जंगजू के ज़ेर हिरासत हर 10 यरगमालियों की रिहाई के बदले जंगबंदी में 1 दिन की तोसी पर इत्तेफाक किया है। जंगबंदी कल खत्म होने वाली थी, ताहम बैनुल-अक़वामी सालिसों के दबाव के चलते जंगबंदी में मजीद 1 दिन की तोसी की गई है। इजराइल ने गजा पर हमास की 16 साल हुक्मरानी को खत्म करने की कोशिश में जंग दोबारा शुरू करने का अज़म जाहिर किया है, लेकिन इससे जंगबंदी में तोसी और जुनूबी गजा को तबाहकुन जमीनी हमले से बचाने के लिए बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी दबाव का सामना है। इजराइल ने गजा में हमास के हाथों रिहा किए गए 16 यरगमालियों के बदले में आज अल सुबह फलस्तीनी कैदियों के एक और ग्रुप को रिहा कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं और ये एक ऐसे वक्त में मुंजमद कर दिए गए हैं जब यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी की एक टीम पाकिस्तान में मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने आज तक वाक़यात का तस्फिया न होने की सूरत में PIA को तेल की सप्लाई बंद करने की धमकी दी है। PIA के तर्जुमान ने बताया है कि ये बदकिस्मती की बात है कि FBI ने PIA के अकाउंट्स ऐसे वक्त में मुंजमद करने का फैसला किया जब EASA का एक वफद फ्लाइट सेफ्टी से मुतल्लिक मामलात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि एयरलाइन इंतजामिया FBI से राब्ते में है, जिसने PIA के 28 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। इंतजामिया को उम्मीद है कि यह मसला जल्द हल हो जाएगा। याद रहे कि 2020 में EASA ने 22 मई 2020 को कराची में एक तैयारा गिरने के बाद यूरोप के लिए PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये पाबंदियां साबिक वजीर खवाबाजी गुलाम सरवर खान के पार्लियामेंट में उस बयान के तनाजुर में लगाई गई थी जब 40% पर जब उन्होंने कहा है कि 40% पाकिस्तानी पायलट्स की अहलियत मशकूक है। EASA के 4 रुकनी वफद ने गुज़श्ता रोज कराची में PIA के ऑपरेशन, इंजीनियरिंग एरिया और फ्लाइट सेफ्टी टूल्स का मुआयना किया। टीम ने मंगल को सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से पायलट लाइसेंस और
परवाज की अहलियत के हवाले से उठाए गए इकदाम का जायजा लिया है। तेलंगाना की 119 असेंबली निशस्तों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। ये पोलिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चलेगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। आज 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। पोलिंग को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। रियासत में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख वोटर हैं। रियासत भर में 35,655 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। पोलिंग को आसान, आजादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। इस मरतबा 27,178 अफराद ने घर बैठे वोट का इस्तेमाल किया। उनमें 15,000 से ज्यादा ज़ईफ अफराद शामिल है। पोलिंग ड्यूटी पर मामूर 1,48,000 अमले ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया, जबकि 27,094 पोलिंग स्टेशनों में वेबकास्टिंग की जा रही है। 7,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों के बाहर कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। हैदराबाद में अपना वोट डालने के बाद एआईएमआईएम के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो तेलंगाना के लोगों से जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि शहरी इलाकों में रहने वाले वोट दें। इस दिन के बारे में न सोचे। छुट्टी का दिन अगर आप वोट देंगे तो सियासतदानों का एहतसाब भी बढ़ जाएगा। पहली बार वोट देने वालों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसे पूरा करें। ने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए, आपकी टीआरपी तो बढ़ जाएंगे। सर, हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर? नहीं, ये बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है। वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकलकर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग ये समझेंगे नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए। पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए। आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। घर में मत बैठिए, आप अपना नाश्ता या खाना बाद में खाइए, मगर आकर वोट डालिए। महिलाओं के लिए और यंग वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई, महिला हो, पुरुष हो, मर्द हो, इन सब वोट डालना है। और फर्स्ट टाइम वोटर की तो बहुत जरूरी है। यह इस देश का मुस्तकबिल तो आपके हाथ में जाएगा ना। जो आज फर्स्ट टाइम वोटर है, कल आप इस देश को चलाएंगे, इस देश की को आगे लेकर जाएगा आपके मजबूत कंधों के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को चाहिए कि वो निकल कर आए। और ये जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वर्चुअल तरीके से आज मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों के मुस्तफिदीन से बातचीत की है। इस यात्रा का मकसद इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इन स्कीमों के फवाइद सभी तयशुदा मुस्तफिदीन को मुकर्रर वक्त पर पहुंचने को यकीनी बनाते हुए अहम स्कीमों को 100% हासिल करना है। वजीर आजम ने इस मौके पर प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी आगाज किया है। इस पहल के तहत अपनी मदद आप ग्रुपों की खवातीन को ड्रोन्स फराम किए जाएंगे ताकि रोजी रोटी के लिए वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। आइंदा 3 वर्षों में खवातीन को कुल 15,000 ड्रोन फराम किए जाएंगे। खवातीन को ड्रोन को उड़ाने और इसे इस्तेमाल करने की जरूरी तरबियत भी दी जाएगी। इस पहल से ज़राअत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हौसला अफजाई होगी। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम देवघर में 10,000 जन औषधि केंद्रों को भी कौम के नाम वक्फ किया है। वजीर आजम मुल्क में जन औषधि केंद्रों की तादाद को 10,000 से 25,000 तक बढ़ाने के लिए प्रोग्राम का भी आगाज किया है। चाहिए इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो गरीब हो,
चाहे निम्न मध्यम वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे अमीर हो, हर गरीब को दवाएं सस्ते से सस्ती मिले, उसको बीमारी में जिंदगी गुजारनी न पड़े, ये बहुत बड़ा सेवा का काम, पुण्य का काम, उससे भी जुड़ा हुआ अभियान है। मैंने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने, 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या है, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयां कैसे छिटकना, फर्टिलाइजर कैसे छिटकना सीख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है ना, वो नमन करने का मन करे इतना जल्दी से वो सीख रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है, ये आज लॉन्च हो रही है। ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, हर गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे, ऐसा वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे से कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। आने वाले समय में 15,000 स्व सहायता समूहों को ये नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, वहां ड्रोन दिया जाएगा और गांव में वो हमारी दीदी सबके प्रणाम का, नमन का अधिकारी बन जाएगी और नमो ड्रोन दीदी हमारा आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चल रहा है, वो भी ड्रोन एरिया से सशक्त होगा। इससे बहनों बेटियों को कमाई का अतिरिक्त साधन मिलेगा। और मेरा जो सपना है ना, 2 करोड़ दीदी को मुझे लखपति बनाना है। गांव में रहने वाली विमेन सेल्फ ग्रुप में काम करने वाली 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना है। खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के लिए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे के बारे में बात करते हुए कहा है कि वो कल 1 दिसंबर को समिट की तकरीबात में शिरकत करेंगे और कल शाम को हिंदुस्तान वापस लौटेंगे। क्लाइमेट एक्शन समिट से अपने खिताब के अलावा वजीर-ए-आजम 3 आला सतही ज़िमनी तकरीबात में भी शिरकत करेंगे, जिनमें से 2 की मेजबानी भारत कर रहा है। पहला आला सतही इवेंट भारत की मुश्तरका मेजबानी और मुत्तहिदा अरब इमारात ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का आगाज कर रहा है। Ending the summit events tomorrow, 1st of December, before returning to India later tomorrow evening. Just to recall, Honorable Prime Minister had last visited the UAE earlier in July this year. In terms of Prime Minister's participation at the COP28, Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events, of which 2 are being co-hosted by India. The first high-level event, which is being co-hosted by India and the UAE, is the launch of Green Credits Initiative. If you would recall, this was something which was rolled out earlier this month or late last month by the Ministry of Environment in India.
The second side event, co-hosted by India and Sweden, is the launch of Lead IT 2.0, essentially a leadership group for energy transition. You're not able to hear? All right. Sure. The second event, which is co-hosted by India and Sweden, is the launch of Lead IT 2.0, Leadership Group for Industry Transition 2.0. This, you would recall, was a joint initiative launched by India and Sweden in 2019 at the UN Climate Action Summit in New York. Essentially, this initiative fosters collaboration among the decision makers, bringing together both the public sector and the private sector with the objective of accelerating the industry transition to net zero emissions, essentially from Honorable Prime Minister will also be participating in another high-level event which is titled Transforming Climate Finance, which is to be hosted by the presidency of the COP28, that is the UAE. In terms of substance, as you all know, the Conference of the Parties, COP, is the supreme decision-making body of the UNFCCC that meets annually to assess progress in dealing with climate change, also discuss and negotiate further actions that the parties to the COP have to take and make decisions on. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने हिजाब पहनकर मुजफ्फरनगर की राम कॉलेज में एहतजाज करने वाली तालिबात के मामले पर जमीयती उलमाए हिंद और एसपी रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब एक मजहबी लिबास है, इसलिए हिजाब को बहस का मसला नहीं बनाना चाहिए। हिजाब पहनकर एहतजाज करने वाली लड़कियों में कोई मर्द शामिल नहीं था, ये सिर्फ खवातीन का प्रोग्राम था, इसलिए उन लड़कियों को सहूलतें और रियायतें दी जाएगी। मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में हिजाब के मुद्दे को लेकर के काफी बहस की जा रही है और इसी दरमियान जमीयतुल उलमा और सपा के संसद बर्क साहब ने जिन लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया इस नुमाइश में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और शरई कार्रवाई करने की बात कही गई है। जबकि उस प्रोग्राम में जिसमें 10-12 साल की लड़कियों ने हिस्सा लिया, अपने पूरे जिस्म को बहुत कायदे से ढक रखा था और उसमें मर्दों का कहीं कोई अमल दखल नहीं था, सिर्फ वो खवातीन का ही प्रोग्राम था। तो इसलिए ये लड़कियां शरीयत की ज्यादा जानकार नहीं है, न इनके माता पिता शरीयत की जानकारी रखते हैं और उन्होंने अपने जिस्म को बहुत कायदे से हिजाब से ढक रखा था। तो यहां पर इनके साथ में कोई कानूनी की बात करना या उनको जुर्म के कटघरे में लाके खड़ा करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि यहां पर शरीयत इनके साथ सहूलत का और रियायत का खाना रखती है और बस इनको मोटिवेट करने की जरूरत है और इनको शरई अंदाज में इनको समझाने की जरूरत है। जबकि दूसरे और बहुत सारे मामला देखेंगे तो वहां तो निहायत ही तमाम चीजें गैर शरई मिलेंगी। हाँ, ये काबिल एतराज बात यह है कि जो हिजाब आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में दस्तखती मुहिम शुरू करने पर दिल्ली के वजीर और आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय का कहना है कि जिस तरह से मरकजी हुकूमत दिल्ली हुकूमत के कामों को रोक रही है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रही है, करप्शन के फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं और लीडरों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है, अब वही सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। कल यानी कि 1 दिसंबर से आम आदमी पार्टी दिल्ली के तमाम 2600 पोलिंग बूथों पर मैं भी केजरीवाल दस्तखती मुहिम का इनेकाद करेंगे।
और टीमें घर घर जाकर तजावीज लेंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद क्या करना चाहे, वो इस्तीफा दें या जेल से हुकूमत चलाए, आवाम से तजावीज ली जाएंगी और मुहिम 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। देखिए, जिस तरह से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी के कामों को रोकने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, फर्जी घोटाले के केस बना करके, और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर हैं, हमारे राज्यसभा सांसद जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। उसको देखते हुए कल से पूरे दिल्ली के अंदर 2600 जो पोलिंग स्टेशन हैं, हर पे टीम गठित की गई है, ट्रेनिंग दी गई है, और वो सभी टीमें कल से घर घर डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए मैदान में उतर रही हैं। मैं भी केजरीवाल ये सिग्नेचर कैंपेन कल से शुरू हो रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। घर घर जाकर के सिग्नेचर किया जाएगा, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि जिस तरह से भाजपा षड्यंत्र कर रही है और उसमें अब मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके दिल्ली को ठप करना चाहती है, ऐसी परिस्थिति में दिल्ली के लोगों की क्या राय है कि गिरफ्तारी के बाद उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। ये ओपिनियन लेने के लिए, लोगों की राय लेने के लिए ये मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो रहा है। उसके साथ साथ 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में दिल्ली के सभी 250 जो वार्ड हैं, इन सभी 250 वार्ड में जो है जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें जनता से सभा के माध्यम से चर्चा की जाएगी, इनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया जाएगा, और वहां भी जनता से ओपिनियन ली जाएगी कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या करना चाहिए, पद से इस्तीफा देना चाहिए गिरफ्तारी के बाद, या फिर सरकार जो है जेल से चलानी चाहिए। लेकिन सर, आप लोग ये भी तो ऐसा कोई प्लॉट नहीं है कि ईडी का दोबारा नोटिस नहीं है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी ही हो ही जाएगी? नहीं, उसके लिए तो तैयारी वो कर रहे हैं। मतलब अगर ईडी का नोटिस आया तो वो तो ईडी का नोटिस आया है। नाजरीन, इसी के साथ ही बड़ी खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जिये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।